हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल लाउड स्पीकर एफएम पे मैं हाजिर हूँ आज ये कार्यक्रम लेके, लाउड स्पीकर अरेस्ट। जी हाँ, ये एक विशेष कार्यक्रम होता है जिसमें समाज में काम करने वाले लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है। आज के दिन हम उनको अरेस्ट करते हैं। तो मैं आपको मिलवाती हूँ गोरखपुर की एक जानी मानी शख्सियत निशा किन्नर दीदी से। स्वागत है निशा दीदी। स्वागत है, वेलकम है आप सबका भी। और सबसे पहले तो मैं अपने इष्ट देवता को प्रे करना चाह रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर शब्दों में उन्होंने प्रारंभ की इस बात को कि सबसे पहले अपने इष्ट देवता को नमन करते हैं। यही कहते हैं कि भारत की संस्कृति नर में बरते नारायण और नारीश्वर अर्धनारीश्वर का जो ये रूप है वो जो है बिल्कुल सृष्टि का ही एक रूप है, सृष्टि का ही एक अंग है। और आज लाउड स्पीकर एफएम के इस कार्यक्रम में अरेस्ट में मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और ये कार्यक्रम विशेष होता है जिसमें हम समाज में कार्य करने वाले उन लोगों को यहाँ पर उपस्थित करते हैं, अरेस्ट करते हैं, जोड़ते हैं और उनकी बात जानते हैं, उनके कामों से जनता को परिचित कराते हैं और जनता से आने वाले सवाल उनसे हम पूछते हैं। तो चूँकि आप दर्शकों को मैं बता दूं कि आप जो है ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं 2 पंक्तियां आपको यही देना चाहती हूँ कि कौन कहता है कि परों में जान होती है, कौन कहता है कि परों में जान होती है, अरे मंजिलें उनको मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। तो ये वो चेहरा है जिसके हौसलों में उड़ान थी, इसीलिए इन्होंने मंजिलों को पाया और सिर्फ स्वयं ही नहीं मंजिल को पाया, अपने साथ लोगों को हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ाती रहीं और लोग मिलते रहे, कारवां बनते रहे। तो इनका ये कहना है कि मैं खुद के लिए नहीं जीती हूँ, मैं अपने उस समाज के लिए जीती हूँ जो समाज से उपेक्षित है, जिसे लोग किन्नर समाज कहते हैं, ट्रांसजेंडर समाज कहते हैं। तो मैं जो है सबसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो है आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म बढ़िया चौक के पास में एक साखी गांव है। मतलब कहा जाए कि मेरे गोरखपुर शहर से 22-25 किलोमीटर दूर है। जी 20-22 किलोमीटर दूर साखी और बढ़िया चौक। वहीं पे मेरा शिक्षा भी ग्रहण हुआ है। अच्छा। मैं इंटर तक वहाँ पे पढ़ी हूँ। इंटर तक, जो कि विद्यालय का नाम है दिग्विजयनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अच्छा। बढ़िया चौक में है, शिव मंदिर के पास जी में। बहुत अच्छा। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि हमारे ट्रांसजेंडर शिक्षित हो रहे हैं। जहाँ एक समय था कि जन्म लेते ही एक बच्चा जिसको पता चल जाता था कि ये ट्रांसजेंडर है उसको फेंक दिया जाता था या किसी किन्नर के हाथों उंगली पकड़ा के उसको छोड़ दिया जाता था कि जा बेटा और जा बच्चे, आज से तू मेरा नहीं है। लेकिन चूँकि आप भी एक ट्रांसजेंडर रही और आपने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन ये शिक्षा सिर्फ इंटर तक ही सीमित क्यों रह गई, आप आगे क्यों नहीं पढ़ पाए? मैं जैसे कि मेरे गांव वाले तमाम हमारे साथी भाई बहन फ्रेंड जाते थे स्कूल में, तो वहाँ पे डर भय नहीं लगता था क्योंकि थोड़ा सा दूरी था मेरे गांव से स्कूल। और जब मैं इंटर पास होकर के दूसरे स्कूल में दाखिला कराई बीए फर्स्ट ईयर का, तो बीए फर्स्ट ईयर पास हो गई और सेकेंड ईयर में जब हमें जाना हुआ तो हमारे साथ कुछ अभद्रता हुआ। कुछ बच्चे हमें उल्टा सीधा बोले, हमारा चाल ढाल दे करके हमें, और कुछ बहुत सारा मुझे झेलना पड़ा है। आज ये दिल पत्थर हो गया है। अच्छा, कब आपको ऐसा लगा कि जो है आप और लोगों से अलग है? क्योंकि जब हम एक जैसे कपड़े पहनते हैं, चूँकि आपके पिताजी सरकारी नौकरी में थे तो उन्होंने भी आपको रुचि के अनुरूप वैसे ही कपड़े पहनाए होंगे, वैसे ही भरण पोषण की सारी सुविधाएं दी होंगी। तो कब आपको और आपके सखी सहेलियों को ऐसा लगा कि आप लोगों से अलग हैं और लोगों ने आपसे कटना शुरू कर दिया, आप उपेक्षाओं के शिकार होने लगे? ऐसा कब हुआ? वो एक दौर आया होगा आपकी ज़िंदगी में, मैं चाहती हूँ कि वो पल आप हमसे साझा करें। बचपन से ही मुझे अपनी बहनों का कपड़ा पहनना पसंद था, अपनी मम्मी का साड़ी भी पहनना पसंद था, और नेल पॉलिश लगाना, आईलाइनर, मस्कारा, काजल, लिपस्टिक, बिंदी और साड़ी, सूट। मतलब कहने का मतलब होता है कि जब 10-12 साल की एक वो उम्र होती है जिसमें लड़का लड़की सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब हार्मोनल चेंज होता है, जब शारीरिक परिवर्तन होता है और जब शारीरिक विकास होता है, तभी हमें पता चल पाता है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है, जो अंदर की जो संरचनाएं होती हैं। और तभी जब ये इसको क्या बोलेंगे हम, हार्मोनल डेवलपमेंट बोलेंगे, विकास के क्रम जब होते हैं, तो जब शारीरिक विकास होता है तभी पता चलता है कि हाँ। तो आपको तब ये पता चला कि नहीं, मैं शरीर से तो कुछ और हूँ लेकिन मन से कुछ और हूँ।
हाँ, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था पीछे जब मेरा बचपना था तो मैं तो लड़कियों की तरफ रहती थी ना, कि लड़की हमारी फ्रेंड है, हमारी दोस्त हैं और लड़के पसंद आते हैं। जैसे लड़की को लड़का पसंद आए, घर में सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना बनाना, किचन में रहना, ये सब मुझे आप कभी पसंद नहीं था। सोचते थे कि मैं बैट बॉल खेलूं, मैं लड़कों के साथ खेलूं? ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके लिए मैं मार भी खाई हूँ। क्योंकि आत्मा से आप कुछ और थे और शरीर से कुछ और, तो आत्मा वही कहती है जो मन कहता है, तो मन आपका कहता था कि मैं वो सारी चीजें करूँ। तो आपने बताया कि आप इसके लिए मार खाई। मैं इसके लिए मार भी खाई हूँ, बहुत डांट सुनी हूँ, मार खाई हूँ। मेरे भैया भी डांटते थे, पापा तो ड्यूटी पे रहते थे और मम्मी लोग देखते थे, कहते कि क्यों इसको ऐसे नहीं रहना चाहिए। और ऐसा चलना बोलना, तुम्हारा आवाज़ कितना पतला है। पहले, अब तो मोटा हल्का हल्का हो गया है, पहले बचपन में एकदम लड़की के जैसा था आवाज़। तो बहुत आपको दुखद ये अनुभव हुआ होगा। तो मैं पंक्तियाँ साझा करना चाहती हूँ अपने दर्शकों से, श्रोताओं से, क्योंकि मैं जो है समाज सेवा के साथ साथ में कवित्री भी हूँ और लाउड स्पीकर FM के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो 4 पंक्तियाँ जो है मैं रखती हूँ कि माँ बनकर स्त्री निहाल होती है, माँ बनकर स्त्री निहाल होती है और पाकर एक सुंदर संतान माला माल होती है। और दुख संताप घर करता है जब जन्म लेता एक किन्नर। दुख संताप, क्योंकि घर में दुख का वातावरण हो जाता है, संताप छा जाता है, काली मासी छा जाती है कि हाय ये क्या, किस जन्म का पाप है कि किन्नर जन्म ले लिया। कि माँ बनकर एक स्त्री निहाल होती है, पाकर सुंदर संतान माला माल होती है। दुख संताप घर करता है जब जन्म लेता है एक किन्नर, और छाती पीट कर रोती है माँ बेहाल होती है। तो आपके घर में भी वो ऐसा मातम, वो ऐसा दुख हुआ होगा जब सबको पता चला होगा कि आप एक किन्नर हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उस दिन का घटना मैं कहूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे मुझे पापा, मेरी मम्मी मुझे देखे इस रूप में, इस कपड़े में देखे जो कि वो कभी नहीं देखे थे। मैं छिप छिप के पहनती थी, लेकिन लोगों में ऐसे सार्वजनिक जगह पे नहीं रहती थी खुले में। अब हो गई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि वो 4 दीवारी में मैं रहूँ। अच्छा, आपके जैसे बहुत सारे लोग सोसाइटी में होंगे, तो मैं बतौर एक आम आदमी, एक जनता, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने उन दुख और यातनाओं को सहन किया, तो आपने कब ये सोचा कि हमारे ट्रांसजेंडर भाई बहनों के लिए, हमारे उस समाज के लिए, हमारी उस कौम के लिए हमको कुछ करना चाहिए? तो आपने कौन से ऐसे स्टेप लिए और कौन से ऐसे काम किए, मैं चाहती हूँ कि वो साझा करें हमसे। सबसे पहले तो अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो टॉयलेट की ज़रूरत होती है इंसान को हर जगह। मान लो अब महिला हो, पुरुष हो, तो सबके लिए गवर्नमेंट ने बनवाया है सबके। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप किसी औरत को छेड़ेंगे तो लगेगा कि अरे ये टॉयलेट में गए तो लगेगा छेड़ रहे हैं। अगर पुरुष टॉयलेट में घुस गए तो वो कहेगा आप इसमें क्यों आ रहे हैं। तो मतलब आप अर्धनारीश्वर होने की वजह से ना आधी स्त्री और ना आधा पुरुष, तो दोनों जगह आपको सेक्रीफाइस करना होता है। कंफ्यूजिंग रहता था, मुझे बहुत बेकार भी लगता था, मुझे खुद लगता था और लोगों को भी लगता था। तो मैं सोची कि क्यों ना गवर्नमेंट से जब ये पारित हो गया है तो हम शुरू करें अपने शहर में। तो इस दिशा में आपने क्या प्रयास किए? तो मैं अपने उत्तर प्रदेश के लेवल पे पहली बार नगर निगम से मैं मांग रखी कि ट्रांसजेंडर के लिए अलग शौचालय बने हमारे गोरखपुर शहर से। तो उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि ठीक है निशा जी, आपके हाथों द्वारा फीता कटेगा, उद्घाटन होगा। तो समय बताएं तो हम कहें कि हमें होली पे दे दीजिए, गिफ्ट मिलेगा हमारे समाज के लिए नया। वाह, बहुत अच्छा, ये बधाई तो बनती है। वाकई हमारा गोरखपुर उन्नति कर रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग और सबसे उपेक्षित वर्ग जब समाज में इस तरह से मुस्कुरा के अपनी बात और जज्बात साझा करता है, तो हमें ये समझ में आता है कि वाकई हमारी सरकारी शायद प्रशासन जो है इनके लिए कुछ कर रहा है। तो मैं कुछ और एक प्रश्न पूछना आपसे चाहती हूँ कि शिक्षा की जहाँ तक आपने बात की, मैंने ये भी सुन रखा है, क्योंकि कई प्रोग्रामों में जाना होता है, आपसे मुखातिब और मुलाकातें होती रहती हैं। मैंने सुना था कि आप आर्मी के लिए तैयारी कर रही थी, तो आपको नौकरी नहीं मिली, इस बात का आपको जो है गिला तो होगा ही, क्योंकि आप पढ़ने में अच्छी थी। ये मैं 2004 की बात बता रही हूँ। अच्छा। उस समय मेरे भैया मुखिया थे और पापा ड्यूटी करते थे और मैं आर्मी का रेस बनाई थी। अच्छा। तो अचानक से पता चला कि भर्ती निकला है, रैली हो रही है। तो मेरे चाचा मुझे लेके आए गोरख, क्योंकि आर्मी में लड़कियों की भी नौकरी लगती है और लड़कों की भी नौकरी, तो 2004 में नहीं लगता था।
हुआ लेडीज़ और जेंट्स का होता था। अच्छा। और ट्रांसजेंडर का ट्रांसजेंडर का नहीं नहीं होता होता तो आपको था। बहुत हताशा हुई होगी। मेरा सारा प्रक्रिया पूरा हो गया था। चूँकि आपने जीवन में बहुत संघर्ष किए, एक ऐसा समय आया जब समाज से आपको उपेक्षा मिलनी शुरू हुई, तिरस्कार मिलना शुरू हुआ। इसके लिए मैं 4 पंक्तियाँ दे रही हूँ, फिर वो प्रश्न मैं आपसे करूँगी कि तिरस्कार में जी रहे हैं, तिरस्कार में जी रहे हैं, अपने दुखड़े खुद सी रहे हैं, और किसको फ़िक्र हमारी कौन पूछे तबीयत। आप कभी कभी ये सोचते होंगे कि किसको फ़िक्र हमारी कौन पूछे तबीयत, आंसू पी रहे हैं, किन्नर का दाग लेके जी रहे हैं। इस दुनिया ने अनदेखा किया, माँ बाप ने संग छोड़ा, ना कोई प्रेमी है ना कोई साथी, और अपनों से भी मिला बिछोड़ा। अपनी अलग है दुनिया, एकांकी जी रहे हैं, तिरस्कार में जी रहे हैं, दुखड़ों को सी रहे हैं। अच्छा, मैंने ये सुना कि आपने बहुत संघर्ष किया, और जो है जब आपको तिरस्कार मिला तो आप घर से बाहर, आप घर छोड़ के चले आए गोरखपुर में, शहर की तरफ आपने जो है रुख किया। तो बहुत सारी आपने संघर्ष झेले होंगे, कुछ प्राइवेट काम की भी कोशिश की होगी, रोजगार और मैं बताऊँ, जैसे ही मेरा बीए फर्स्ट ईयर पास करके छोड़ी, हमारे साथ उन्होंने अभद्रता किया, नहीं मुझे समझे लोग कि मैं भी उन्हीं के जैसा मतलब जब सड़क पे आप निकल रहे हैं तो लोग छेड़खानी कर रहे हैं, आपकी चाल ढाल देख के आपको छेड़ रहे हैं, तो फिर कहीं कष्ट हुआ तो ये हुआ कि मैं घर में कैद हो जाऊं या शहर छोड़ दूं। मैं ये सब छोड़ दी पढ़ाई लिखाई, और घर पे अपना न्यूज़ देखती थी, पेपर पढ़ती थी। फिर मेरे पापा देखे कि काफ़ी दिन से हाँ हमारा भी बात नहीं मान रहा, किसी का नहीं मान रहा, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, क्या करेगा। तब हमसे पूछे तो हम कहे कि ठीक है, थोड़ा सा मेन चौराहे पे ही हमारा मकान बना हुआ है, मेरे पापा बनवाए थे, तो उसमें मेरे भैया का अलग दुकान था पहले ही, और मुझे ही दुकान खोल दी जनरल स्टोर का। उसमें मैं बैठने लगी। और मतलब एक इतना शिक्षित व्यक्ति जिसने शिक्षा ग्रहण की, एक अच्छे स्कूल से पढ़ाई लिखाई की, पढ़ने में तेज एक बच्चा जिसने दौड़ भी क्वालिफाई किया, उसको नौकरी नहीं मिली और संघर्षों के कारण उसे एक दुकान खोलनी पड़ी। तो आपको क्या लगता है कि आप, अगर आपको शिक्षा का अवसर मिला होता, आप शिक्षित हुए होते या कहीं, तो आप आज किसी एक पद पे आसीन होते। तो आप क्या कहना चाहती हैं अपने ट्रांसजेंडर भाई बहनों की तरफ से? हमारा बेटा ट्रांसजेंडर हो गया है, ट्रांसजेंडर है, तो नहीं स्वीकारते हैं, निकाल देते हैं, मन में तरह तरह की भावनाएं उठती हैं। तो ऐसा ना करके उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको सपोर्ट दें, उनको हर एक क्षेत्र में आज़ादी दें और उनका साथ दें। ये माता पिता से होगा तो गवर्नमेंट भी समझेगी, समाज भी समझेगा। अपने माता पिता से अपना परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, और समाज से सरकार बनता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। इतने सुंदर विचार कि परिवार और समुदाय ही समाज के जो है वो होते हैं, और उनकी सुरक्षा करना उनका दायित्व है। बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर अभी मैं शिक्षा की बात करें, मैं स्वास्थ्य की तरफ रुख करती हूँ कि आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य महकमे की तरफ से आपको क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं? कोई सुविधा नहीं है हमारे समाज के लिए। कोई नहीं पूछता है कि तुम्हारा इलाज कहाँ होता है, कैसे होता है, और तुम लोग बीमार भी पड़ते हो। कितने लोग तो ऐसे पूछ लेते हैं कि क्या आई ट्रांसजेंडर भी बीमार होता है, किन्नर भी बीमार होता है। क्यों? तो किन्नर क्या प्लास्टिक का है कि पत्थर का है? पत्थर तो है नहीं, वो भी तो इंसान है। रग रग में जैसे तुम्हारा खून दौड़ रहा है वैसे मेरा भी दौड़ रहा है। तो आपने क्या प्रयास किए कि आपके जो है मतलब आपके जो लोग हैं, आपके वर्ग के लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं, उनको स्वास्थ्य की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं के मुहैया कराने के लिए आपने क्या प्रयास किया? मैं बहुत प्रयास की, अधिकारियों के पास गई तो मुझे पता चला कि मुझे जाना चाहिए जिला अस्पताल। तो मैं जिला अस्पताल में कई बार गई, वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट की, जो बड़े सर हैं जी सीएमओ सर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको कैसा सुविधा चाहिए। हम कहे कि सर सुविधा ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, बस अलग वार्ड चाहिए, क्योंकि हमारे समाज को एक भेदभाव सहना पड़ता है, लोगों का ताना बाना सहना पड़ता कि अलग नज़रिया से देखते हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। मतलब जिस किन्नर की घर में सेवा नहीं हो रही है, उसको लगता है कि अगर वो बहुत बीमार हो गया, हाई रिस्क पे है और उसको अस्पताल में भर्ती होना होगा, तो वो अजीब सी वेशभूषा में बेड पे कैसे लेटेगा। तो इसके लिए कोई अलग वार्ड की व्यवस्था है? तो अलग वार्ड उन्होंने दिया, 4 बेड का अलग वार्ड मिला है, जो कि मेरे एनजीओ के द्वारा ही हुआ है, मेरे एनजीओ के द्वारा ही हुआ है। बहुत शानदार ये काम है, बिल्कुल जो है उल्लेखनीय काम है, और इसके लिए जो है जितनी प्रशंसा की जाए कम है कि आपके प्रयासों से ट्रांसजेंडर के लिए। और ये तो छोटा काम हुआ कि जिला अस्पताल पे हुआ है, जिला स्तर के लेवल पे हुआ है, और उत्तर प्रदेश के लेवल पे मैं काम करना चाह रही हूँ कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में अलग
अस्पताल बने, वाह, बहुत अलग वार्ड बने ट्रांसजेंडर के लिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं विज्ञापन दे करके मिली थी। उन्होंने आश्वासित किया है कि इसके लिए बातचीत चल रहा है, बहुत जल्दी ये भी हो जाएगा। आपको लगता है कि हमारा समाज थोड़ा विकसित हो चुका है? क्योंकि अब बहुत कम ये सुनाई देता है कि कोई ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो लोग उसको किन्नर के हाथों वापस भेज देते हैं या उसका पालन पोषण नहीं करते। क्योंकि आप एक जीता जाता उदाहरण है। मुझे लगता है कि अगर गांव में रह के आपके अच्छा से भरण पोषण हुआ, आपको अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली, तो इससे हमको पता चल रहा है कि हमारे देश की संस्थाएं, हमारे राज्य सरकारें और काम कर रही हैं। और दीदी ये बात गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसजेंडर को कोई लेके जाता नहीं है, बस ये रहता कि माँ बाप निकाल देते हैं घर से। मैं जहाँ तक जानती हूँ ये सच है। मतलब समाज स्वीकार नहीं करता, लेकिन आपने अपने आप को लड़के झगड़ के समाज में अपनी स्वीकृति कराई और आप समाज में लड़ी। आप ये अंतिम प्रश्न मेरा है कि अगले 20 वर्षों में आप स्वयं को और अपने समाज को कहाँ देखना चाहती हैं? अपने समाज को मैं मुख्य धारा से जोड़ना चाह रही हूँ। और मुख्य धारा से जोड़ने का मतलब ये नहीं कि बस वहीं तक सीमित रह जाए। हर एक क्षेत्र में कम से कम एक सीट उनको ट्रांसजेंडर को मिले ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोच है आपकी कि वाकई मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रयास आप कर रही हैं ट्रांसजेंडर को, जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, चाहे वो सुविधाएं स्वास्थ्य की हों, चाहे वो सुविधाएं शिक्षा की हों या किसी भी क्षेत्र में हो। मतलब आप ये कहना चाहती कि हर एक विभाग में और हर एक क्षेत्र में एक ट्रांसजेंडर होना ही चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी आपकी सोच, प्रोत्साहन मिलेगी, समझ में आएगा कि भाई ट्रांसजेंडर होकर के इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इससे सबको समझ में आएगा, समाज में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छा। आपके अच्छा, मैंने सुना कि एक मैराथन दौड़ हो रही थी और आपने उस मैराथन में जो है भाग लिया, तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि आपने सुना कि जैसे आप सुन रही हैं वैसे मैं भी अचानक से सुनी थी कि हमारे गोरखपुर में नगर निगम में मैराथन होने वाला है। तो मैं भी उनसे वहाँ पे पता की नगर निगम में कि क्या सर ट्रांसजेंडर भी दौड़ सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। कह रहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ इसमें सबको आज़ादी है, सब लोग कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। हम कहे ठीक है सर, मैं भी कोशिश करती हूँ। तो मैं भी कोशिश की और रेस महिला भी लगाए, पुरुष भी लगाए। कम से कम 200 लोगों का वहाँ पे बटालियन था। तो उन सब में मैं अकेली थी। तो लास्ट चांस मेरा, कौन सा स्थान आपका? मैं चौथे पे आई थी, चौथे नंबर पे आई थी महिला और पुरुष में। लेकिन नगर आयोग सर मुझे तीसरे नंबर पे दिया। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, स्थान पाना बड़ी बात नहीं होती है कि आप प्रथम आए, द्वितीय आए या तृतीय आए, क्योंकि डेटा काउंट नहीं करते। जीवन की उपलब्धियां से ज़्यादा हमारे प्रयास काउंट करते हैं और आपने प्रयास किया, तो इस प्रयास को नमन है कि इतने लोगों के बीच में आपने इतने मुखर होकर कहा कि मैं भी जो है प्रयास करना चाहती हूँ, मैं भी दौड़ना चाहती हूँ। और उन्होंने हमारी सरकार को, प्रशासन को, गोरखपुर शासन को विशेषकर मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने आपको मौका दिया। और सबसे बड़ी बात होती है किसी को मौका देना, ये काबिले तारीफ है काम। और मैं आपकी जज्बे को, आपकी प्रेरणाओं को जो है नमन करती हूँ। और बिल्कुल अरेस्ट के इस कार्यक्रम में हम ऐसे ही महान हस्तियों को जो समाज के लिए लड़ रहे हैं और अपना अस्तित्व बनाने के लिए जुझारू होकर जो है लगे हुए हैं और अपना एक मुकाम कायम कर रहे हैं, ऐसी सभी हस्तियों को प्रणाम करती हूँ और आपका भी स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और ईश्वर से, प्रभु से यही कामना है कि आपका मनोबल ऐसे ही बना रहे और अपने समाज के लिए मुखरित होकर लड़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक धन्यवाद ये भी देना चाहती हूँ कि 90 FM जो भी हमारे श्रोतागण सुनते हों, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा 90 FM सुने। इसमें बहुत सारी जानकारी आप सबको मिलेगी। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।